हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अपने चैप्टर डाईएज़ोटाइजेशन टाइट्रेशन के बारे में। तो ये हमारा जो है यूनिट थर्ड का चैप्टर 4 है और इसी के साथ हमारी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की यूनिट थर्ड तक का सिलेबस जो है कम्प्लीटली कवर हो जाएगा। और यूनिट थर्ड तक के जो भी हमारे पीडीएफ नोट्स होंगे वो हमारी वेबसाइट केयरवेलफार्मा.in पर कल तक अपलोड कर दिए जाएंगे। आप जाके डाउनलोड वगैरह कर सकते हो, सारा कुछ फ्री है। चलिए, तो अब अगर हम बात करें सिंपल इसी डाईएज़ोटाइजेशन टाइट्रेशन के बारे में, तो देखो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो भी हमारी टाइट्रेशन है, टाइट्रेशन के बारे में आप जानते होंगे। जो कोई भी टाइट्रेशन है उसका जो नाम होता है ना, उसी नाम में उसका काम छुपा होता है और आपको उसी के नाम से जो है उस टाइट्रेशन के बारे में पता रहेगा। तो नॉर्मली अगर हम टाइट्रेशन के बारे में बात करें तो मैंने क्या बताया आपको कि एक हमारा होगा ब्यूरेट, उसके अंदर एक सॉल्यूशन होगा जो हमारा नोन होगा। एक हमारे पास होता है यहाँ पे कॉनिकल फ्लास्क, उसके अंदर एक सॉल्यूशन होता है जो अननोन होता है। हम इस वाले सॉल्यूशन की मदद से इस वाले सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को पता लगा लेते हैं और यही हमारी टाइट्रेशन यहाँ पे हो जाती है। कैसे होता है, ऊपर से सॉल्यूशन गिरेगा, नीचे वाले के साथ यहाँ रिएक्ट करेगा और हमको सारा कुछ पता लग जाएगा। तो अब तक हमने जैसे देखा प्रेसिपिटेट, तो यहाँ प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे थे। अब बात करें हम इस वाले यानी कि डाईएज़ोटाइजेशन के बारे में, तो इसको अगर हम थोड़ा सा मतलब तोड़ मरोड़ के देखें तो यहाँ डाई वर्ड हमारा दिख रहा है और एक हमारा एजोटाइजेशन हमारे इसी मतलब प्रोसेस है हमारी डिटर्मिनेशन वाली। तो डाई का मतलब होता है दो और एजो का मतलब होता है हमारा नाइट्रो ग्रुप। यानी कि सिंपल अगर हम डाई एजो के बारे में यहाँ बात करें तो इसका मतलब ये होगा कि जब हम ये पूरी टाइट्रेशन परफॉर्म कर रहे होंगे तो इसके अंदर एक हमारा डाई एजो साल्ट फॉर्म होगा। अब डाई एजो का मतलब क्या है कि दो नाइट्रो ग्रुप यानी कि दो एन प्रेजेंट हो गए, यानी कि हमारा एक N2 और साल्ट है हमारा तो N2Cl, यानी कि हमारा यहाँ पे N2Cl फॉर्म होगा। ये हमारा एक डाई एजो साल्ट होगा। जब ये हमारा फॉर्म हो जाएगा तो इसी वाली रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, डाईएज़ोटाइजेशन टाइट्रेशन बोल देते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन बचता है कि भाई इसके अंदर कौन सा सॉल्यूशन लिया और इसमें कौन सा लिया। तो मेनली जो हमारी डाईएज़ोटाइजेशन टाइट्रेशन है इसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो सॉल्यूशन होता है वो होता है प्राइमरी एरोमेटिक अमीन का। यानी कि सिंपली बोला जाए तो दीज आर दोज टाइट्रेशन विच आर ऑकर फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। यानी कि यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन होगा इसमें हमारा सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट ऐड करते हैं वो हमारे होते हैं प्राइमरी एरोमेटिक अमीन और इसी की डिटर्मिनेशन हम करते हैं। कैसे करेंगे कि इसकी जब हम यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं तो यही अमीन्स हमारे N2Cl यानी कि डाईएजो साल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके बाद जो भी हमारा मतलब ऊपर ब्यूरेट का अमाउंट जाता है उसी से हम इस पूरे को कैलकुलेट कर लेते हैं। इतना सिंपल सा इसके अंदर जो हमारा फंडा देखने को मिलता है। अब यहाँ पर थोड़ा अगर हम बात करें ये प्राइमरी एरोमेटिक अमीन एक्चुअल में क्या है, तो अमीन्स को आप जानते होंगे कि ये हमारा एक अमोनिया NH3, ठीक है, सिंपल सा फंडा है। अब इस NH3 में क्या होता है, इसका कुछ ये हमारे दो लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर, और इसमें क्या होता है N के साथ हमारे तीन यहाँ पे हाइड्रोजन जो है अटैच होते हैं। अब आपको अगर याद होगा तो हम यहाँ पर क्या करते थे, नए नए कंपाउंड बनाने के लिए हम इनको रिप्लेस करते थे। अब यहाँ पर क्या है कि ये हमारा अमोनिया है और ये हमारे तीन यहाँ पे हाइड्रोजन रहता है। अब अगर कोई हम कंपाउंड ऐड करते हैं और उसमें अगर हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई दूसरा इसमें ऐड कर देते हैं, यानी कि एक हाइड्रोजन एटम हमारा अलग हुआ, तो इसको हम बोल देते हैं प्राइमरी, यानी कि एक के लिए हम प्राइमरी अमीन्स बोल देंगे। ठीक है, सिंपल है। अब अगर मैं यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन हटाकर इसको भी किसी जैसे रिप्लेस कर दूँ, मेरा कहलाएगा ये सेकेंडरी अमीन, और अगर मैं इसको तीसरा भी हटा दूँ यहाँ पे तो हमारा कहलाता है टर्सरी अमीन। तो इस तरह हमारे तीन टाइप्स के ये अमीन होते हैं, लेकिन यहाँ पर नाम हमारा क्या लिखा है, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। तो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन का सिंपल सा फंडा ये है कि यहाँ पर हम एक तो प्राइमरी है तो मतलब हम सिर्फ एक हाइड्रोजन को यहाँ पे रिप्लेस करने वाले हैं। दूसरा क्या है, एरोमेटिक है, मतलब क्या है कि यहाँ पर जिसको हम रिप्लेस करेंगे उसकी जगह हम यहाँ पर कोई सा एक एरोमेटिक कंपाउंड ऐड करने वाले हैं। अब एरोमेटिक कंपाउंड में सबसे मोस्ट का हमारा बेंजीन होता है, मेनली हम यहाँ पर बेंजीन ही ऐड करते हैं, वैसे और भी हमारे आ जाते हैं लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, बेंजीन। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इस तरह से इस पे पूरे पे क्या करेंगे, बेंजीन ऐड कर देंगे। तो ये हमारा जो पूरा कंपाउंड बन गया ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन हो जाएगा। प्राइमरी क्यों, क्योंकि एन से हमारा एक हटा है और एरोमेटिक है पूरा, और एक्चुअल में ये पूरा अमीन है, तो हमारा हो जाएगा प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। अब इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करके कैसे लिख देते हैं, ये हमारा है, इसको हम ऐसे लिख देंगे पूरे को, कोई दिक्कत नहीं है हमारी यहाँ पे, ये बन गया। अब ये हमारा पूरा क्या है, एन है। अब एन के ऊपर दो हाइड्रोजन रहता है तो NH2, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, यहाँ पर पूरे को प्राइमरी एरोमेटिक अमीन बोल देते हैं। चलो आपसे क्वेश्चन है, अब इसका नाम क्या है, ये नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताने, देखते हैं कितने लोग इसका जो है नाम कमेंट सेक्शन में लिख के बता जानते हैं। तो बस हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इसी की डिटर्मिनेशन यहाँ पे करते हैं। अब इसी को हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। अब एक और बात है, आपको पता है जब कोई सॉल्यूशन बनता है तो भाई उसमें सॉल्यूट चाहिए और एक हमारा होता है सॉल्वेंट। तो यहाँ पर सॉल्यूट तो हमारा ये हो गया प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, जिसकी हम यहाँ पर पूरी डिटर्मिनेशन करने वाले हैं, टाइट्रेशन करने वाले हैं। लेकिन भाई किसके साथ इसको यहाँ ऐड कर रहे हैं, तो ये हमारा मेनली रहता है एक एसिडिक रीजन में, यानी कि यहाँ पर हमारे जो सॉल्वेंट यूज़ करेंगे वो हम एसिडिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं और उस एसिडिक सॉल्वेंट में ये हमारा डिजोल्व होकर यहाँ पे पूरा बना देता है। तो ये तैयार हो गया। अब हमारा क्वेश्चन बचता है कि भाई ऊपर हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, तो ऊपर यहाँ पर हम लेते हैं यहाँ पे अपना एक टाइट्रेंट, तो टाइट्रेंट के रूप में हम यहाँ पे
सोडियम नाइट्रेट का यूज़ करते हैं। अब सोडियम नाइट्रेट एक्चुअल में क्या होता है, तो NaNO2 यहाँ पे होता है, तो इसके साथ हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो अब आपके सामने सारे के सारे डाउट यहाँ पे खुल गए होंगे कि हमारा जो ऊपर से हम लेके आ रहे हैं अपना टाइट्रेंट, वो हमारा क्या है, NaNO2 है। नीचे हमने जो टाइट्रेंट यूज़ किया, वो नीचे जो हमने यहाँ टाइट्रेंट यानी कि एनालाइट यूज़ किया, वो हमारा प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है। और जो हमारा एक्चुअल में इन दोनों के रिएक्शन का साल्ट बनता है, वो हमारा बनता है N2Cl वाला साल्ट, डाई एजो साल्ट, जिसकी वजह से ये रिएक्शन हमारी डाई एजो टाइट्रेशन कहलाती है। तो चलिए अब सबके बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ मतलब लैंग्वेज में समझ लेते हैं। तो बस आपको क्या पढ़ना था, एक बेसिक प्रिंसिपल, उसके मेथड्स और एप्लीकेशन पढ़ने थे यहाँ पे। तो ये हमारा एक प्रिंसिपल यहाँ पे मैंने लिखा है। तो मेनली यहाँ पर क्या है कि दीज आर दोज टाइट्रेशन विच आर यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, जो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा ये जो हमारी पूरी रिएक्शन है, इसमें प्राइमरी एरोमेटिक जो अमीन है, वो हमारे सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्ट करते हैं। एक एसिडिक मीडियम है, जो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर हम मीडियम यूज़ करेंगे एक एसिडिक, और ये हमारे रिएक्ट करते हैं सोडियम नाइट्राइट के साथ में, जो ऊपर से हमारा गिर रहा है उसका रिएक्ट करेंगे, और ये हमारे फॉर्म करते हैं डाई एजोनियम साल्ट, जो हमारा N2Cl होता है। और इसीलिए इस पूरी रिएक्शन को हम एक तो नाइट्राइट टाइट्रेशन या फिर सोडियम नाइट्राइट टाइट्रेशन भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा इसमें एक एडिशनल काम ये और करते हैं कि जब ये हम रिएक्शन पूरी परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो इसको हम जो हमारा ये बीकर होता है, जिसको हम ये रखते हैं कॉन्केव फ्लास्क को, इसको हम एक आइस बाथ पे रख लेते हैं। आइस बाथ क्या होता है, जैसे वाटर बाथ आपने सुना होगा, जो नीचे से गर्मी प्रोवाइड करता है, लेकिन ये हमको चाहिए होते हैं एक ठंडे एनवायरनमेंट में, यानी कि कोल्ड एनवायरनमेंट, ठंडा चाहिए, कूल प्लेस चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आइस बाथ रख लेते हैं, यानी कि नीचे हमारी बर्फ़ होती है, जिससे इसको टेम्परेचर अप्रॉक्स 0 से 5 डिग्री मिल सके। अब ये कहने के लिए होता है, नॉर्मली हम जो 15 डिग्री सेल्सियस पर इसको परफॉर्म कर लेते हैं, और 15 डिग्री के लिए हम इसको आइस बाथ या फिर थोड़ी सी बर्फ़ इसके अंदर डायरेक्टली भी ऐड कर देते हैं। तो इस तरह हम इसको यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसके प्रिंसिपल के बारे में बात की जाए, तो वही मेनली जो हमने ऊपर पढ़ा था कि इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स ऑफ द सैंपल एंड द सोडियम नाइट्रेट रिएक्ट टुगेदर इन एन एसिडिक मीडियम। जो हमने ऊपर पढ़ा कि यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो सोडियम नाइट्रेट है और हमारा जो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है, आपस में रिएक्ट करेंगे एक एसिडिक मीडियम में, और उसके बाद ये हमारा क्या फॉर्म कर देंगे, डाई एजोनियम साल्ट फॉर्म कर देंगे। इसकी रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है कि ये हमारा NaNO2 है और ये हमारा HCl है। अब यहाँ स्टार्टिंग में क्या होता है, मतलब ये हमारी 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होती है। अगर मैं यहाँ ऊपर आपको दिखाऊं, तो ऊपर हमारा सोडियम नाइट्राइट है, और यहाँ पे हमारा क्या है, पूरा जो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है, जो मैं यहाँ बना देता हूँ आपको लिए, और इस पूरे में हमारा HCl है, क्योंकि ये हमारा पूरा एसिडिक मीडियम है। अब सबसे पहले क्या होता है कि ये जो हमारा है, ये आपस में, यानी कि ये जैसे ही ऊपर से ये हमारा गिरता है, जो NaNO2 हमारा गिरेगा, वो सबसे पहले ये एसिडिक मीडियम सबसे ज़्यादा है, इसके साथ हमारा रिएक्ट करेगा, जो एक्सेस में सॉल्वेंट वगैरह होगा, और जब इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो ये NaNO2 और HCl हमारे फॉर्म क्या कर देते हैं, नाइट्रस एसिड। यानी कि सिंपल यहाँ पे वही मैंने आपको फंडा बताया, ये वाला इसमें ऐड कर दो और ये वाले बाद में, यानी कि ये स्टार्टिंग के इसमें ऐड कर दो और ये वाले इसमें, तो ये NaCl बाहर निकल गया और ये HNO2 हमारा इधर निकल गया। NO2 को हम यहाँ पे नाइट्रस एसिड बोल देते हैं, जो हमारा ये फॉर्म हो गया, सिंपल सा फंडा है। तो हमारे यहाँ पर जैसे ही हमारा ऊपर से ये गिरेगा, हमारे यहाँ पे नाइट्रस एसिड फॉर्म हो जाता है। अब जैसे ही नाइट्रस एसिड हमारा बनता जाएगा इसके अंदर, क्योंकि भाई ये धीरे धीरे हमारे ऊपर से गिर रहा है, तो NaNO2 गिरता जा रहा है, HCl के साथ हमारा नाइट्रस एसिड बनता जा रहा है, और ये नाइट्रस एसिड हमारा धीरे धीरे इस NH2 यानी कि इस पूरे प्राइमरी एरोमेटिक अमीन के साथ रिएक्शन करेगा। और जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या होगा, ये हमारा HNO2 जो हमारा नाइट्रस एसिड है, ये हमारा प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है, और ये हमारा HCl है। क्योंकि HCl हमारा पूरा खत्म नहीं हुआ है, तो यहाँ भी हमारा जो HCl है वो इन्वॉल्व होगा। तो अब देखो, जब ये तीनों आपस में रिएक्ट करेंगे, तब क्या होगा, ये वाला जो हमारा NH2 है, इसमें क्या होगा, ये वाला पार्ट जो H2 है हमारा, और इधर का हमारा ये O2 है। ध्यान देना, सारा कुछ यहाँ पे एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो ये हमारा NH2 है, और यहाँ पे एक हमारा N था, तो ये N जाके जुड़ जाएगा इसके साथ में। तो देखो यहाँ पर ये हमारा बेंजीन रिंग पूरी सेम आ गई, ये N हमारे 2 जुड़ गए, तो यहाँ पे हो गई N2। अब उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, H2, और यहाँ पे H एक और है, और यहाँ पे मतलब ये O2 है, और एक H हमारा इसका हो गया। तो टोटल आप गिन लो, यहाँ पे क्या हो गया, 2H 3H 4H, यानी कि 4H हो गए। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 2H2O, यानी कि 2H2 यहाँ पे हो गए टोटल 4, और ये ऑक्सीजन 2 हो गए जो हमारे यहाँ पे थे। तो हमारा 2H2O पूरा बाहर निकल गया। अब ऊपर क्या लग जाएगा, ये N मिलके हमारे N2 हो जाएंगे, और इसका Cl बचा हुआ हमारे यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा डाई एजोनियम साल्ट, और बचा हुआ हमारा जो है वो पार्ट पूरा H2O बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह हमारी पूरी रिएक्शन यहाँ पे 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो अब अगर आप एग्जाम में वैसे ही ज़्यादा आता नहीं है, अगर कभी आता है, तो आपको ये इसी तरह जो है लिख के आना है, ये पूरा प्रिंसिपल, और ये 2 रिएक्शन में, यानी कि सबसे पहले ऊपर से NaNO2 गिरेगा, वो HCl रिएक्ट करेगा और हमारा नाइट्रस एसिड फॉर्म कर देगा HNO2, और NaCl बाहर निकल जाएगा। फिर ये HNO2 हमारा अगेन अब इसके साथ, यानी कि प्राइमरी एरोमेटिक अमीन के साथ रिएक्ट करेगा, और यहाँ पर N2 यानी कि एक N इसका मिलके यहाँ पे N2 फॉर्म कर देगा, और उधर H2 हमारा H2O के साथ बाहर निकल के, और ये Cl लग जाएगा, तो N2Cl हमारा बन जाएगा, और ये बन जाएगा डाई एजोनियम साल्ट पूरा फॉर्म हो जाएगा, और पानी हमारा बाहर निकल जाएगा। तो इस
इस तरह हमारी पूरी रिएक्शन कंप्लीट होती है। डिटर्मिनेशन यहाँ पे हो जाता है इसका और ये निकल जाता है और एंड में हम देखेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ हमको NaNO2 लग गया ये करने के लिए। अब भाई NaNO2 को हम यहाँ रोकेंगे कब, तो उसके लिए हमको यहाँ चाहिए होता है एंड पॉइंट, यानी कि हमने यहाँ पे एंड पॉइंट के बारे में अब तक बात नहीं की। तो एंड पॉइंट के लिए हम यहाँ पर अपने यूज़ करते हैं दो तरह के इंडिकेटर। एक हमारा होता है एक्सटर्नल इंडिकेटर और एक हमारा होता है पोटेंशियोमेट्रिकल इंडिकेटर। अब एक्सटर्नल इंडिकेटर एक्चुअल में क्या होता है, इसकी थोड़ी सी कहानी समझ लो, क्योंकि हम यहाँ पर जो है इसी का यूज़ करने वाले हैं। तो एक्सटर्नल इंडिकेटर का नाम यहाँ पे है स्टार्च आयोडाइड पेपर, यानी कि इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टार्च आयोडाइड पेपर का। अब ये बनता कैसे, तो सिंपल समझ लो। मान लो हमारे पास दो सॉल्यूशन होते हैं, एक हमारे पास यहाँ पे होता है पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन और एक हमारे पास होता है स्टार्च म्यूकिलेज का सॉल्यूशन। ठीक है, सिंपल सा फंडा, दो सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है स्टार्च म्यूकिलेज। अब हमारे पास जो नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है उसको हम पहले करेंगे इसके अंदर डिप, और इसमें डिप करने के बाद सूख जाएगा, देन हम इसके अंदर इसको डिप कर देंगे और हमारा बन जाएगा स्टार्च आयोडाइड पेपर, यानी कि KI का आयोडाइड और इसका स्टार्च और दोनों का मिलकर बोल देंगे हम इसको स्टार्च आयोडाइड पेपर। सिंपल सा फंडा है। अब इसका यूज़ कैसे होता है, तो देखो नॉर्मली हमारी ये चल रही थी पूरी। अब रिएक्शन के टाइम पे हम क्या करते हैं कि एक ग्लास रॉड लेते हैं ऐसे जो पूरे पतला होता है, उसको क्या करेंगे इसके अंदर डिप करेंगे, और जब इसके अंदर डिप करेंगे तो डिप करने के बाद जैसे मान लो इसके अंदर हमने डिप किया और इसी वाले ग्लास रॉड को देन हमारे जो फिल्टर पेपर इस पर लगाएंगे। अब अगर इस फिल्टर पेपर का कलर डार्क ब्लू कलर हो गया, यानी कि ये कलर जैसे ही हम इसको लगाएंगे, मान लो हमने यहाँ पे चलाया और ये रिंग एक तरह से बन गया, तो ये कलर हमारा डार्क ब्लू कलर का हो गया, तो हम समझ लेंगे कि अब हमारी जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम और यहाँ पे जो है टाइट्रेशन को कंटिन्यू करेंगे, तब तक करेंगे जब तक ये वाला जो हमारा कलर है वो डार्क ब्लू कलर ना हो जाए। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद जैसे हमारी रिएक्शन होगी, जहाँ पे हमारा ये डाइसल्फाइड बनना फॉर्म होगा, हम धीरे धीरे बाद क्या करेंगे, इस पूरे सॉल्यूशन को यहाँ टच करके चेक करते रहेंगे। जैसे ही हमारे ये डार्क ब्लू कलर का हो जाएगा, हमारे ये पूरा का पूरा जो है फॉर्म हो जाएगा। अब अगर हम थोड़ी सी बात करें कि ये स्टार्च आयोडाइड पेपर एक्चुअल में काम कैसे करता है, अगर हम चाहें इसकी साइंस समझ सकते हैं, तो मान लो ये हमारा पोटेशियम आयोडाइड है, नॉर्मली जो हमारा स्टार्च आयोडाइड पेपर के अंदर जहाँ इन्वॉल्व था। तो जैसे ही हम इस पूरे सॉल्यूशन को डिप करके इसके ऊपर लगाते हैं, तो सबसे पहले HCl हमारा रिएक्ट करेगा, यहाँ KCl बन जाएगा और यहाँ हमारा HI पूरा यहाँ हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्म हो जाएगा। देन ये हमारा नाइट्रस एसिड जो हमारा फॉर्म था उसका रिएक्ट करेगा और हमारे यहाँ I2 बन जाएगा ये। अब जैसे ही I2 बना तो ये आयोडाइड जो हमारा है वो स्टार्च आयोडाइड जो हमारा इसमें मिक्स था पेपर के अंदर, उसका रिएक्ट करेगा तो हमारा ब्लू कलर फॉर्म हो जाता है। तो इतना आपको डीप जाने की जरूरत नहीं है, बस आपके लिए लिख दिया नॉर्मली, बस लिखा दो कि हमारा स्टार्च आयोडाइड पेपर एज ए एक्सटर्नल इंडिकेटर यूज करते हैं। जैसे इस पर हम सॉल्यूशन डिप करेंगे, अगर वहाँ ब्लू कलर फॉर्म हो जाए, हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। अब ये सेकंड हमारा होता है पोटेंशियोमेट्रिकल इंडिकेटर। इसमें हमारा इंस्ट्रूमेंट पोटेंशियोमीटर यूज किया जाता है, जिसको हम लास्ट में कभी पढ़ेंगे भी। तो इसके लिए तो हमें इसमें पूरे इसके ग्लास रॉड डिप करने होते हैं, मीटर को यहाँ चालू करना होता है और उसमें रीडिंग से हमें पता लग जाता है कितना क्या है। तो इतना आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको इंडिकेटर याद रखो और इसका यहाँ यूज होता है। अब इसमें कुछ मेथड भी हमारे आते हैं, तो वही मेथड आप लोगों ने अब तक जो पढ़ते आए हैं वही है। डायरेक्ट मेथड, हमारे जो नॉर्मल मैंने आपको बताया वो डायरेक्ट मेथड हो गया। इनडायरेक्ट मेथड कि हम यहाँ करेंगे एक्सेस अमाउंट में सोडियम नाइट्राइट को ले लेंगे, जैसे ही हमारी ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, एक्सेस अमाउंट में जो सोडियम नाइट्राइट है उसकी अगेन हमारी फर्दर टाइट्रेशन हम करवा देते हैं एक सेकेंडरी मतलब टाइट्रेशन से, तो वही नॉर्मल फंडा बैक टाइट्रेशन बोलते हैं। और जो अदर वाला मेथड है हमारा, उसमें सिंपली अगर मान लो इस पूरे के अंदर हमारा ऑक्साइड ग्रुप हो जाए, तो उस केस में हम इस अदर मेथड किसी का यूज़ करते हैं। तो ये नॉर्मल है, इतना कुछ आपके लिए आता नहीं है। मेन मैंने आपको बता दिया ये पूरा फंडा क्या कैसे है, रिएक्शन आपको याद रखनी है, प्रिंसिपल आपको याद रखना है और इंडिकेटर में आपको ये याद रखना है जैसे जो होता है। और लास्ट में बस आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा इसकी मेथडोलॉजी या फिर प्रोसीजर के बारे में। तो प्रोसीजर के लिए सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ऊपर वाला सोडियम नाइट्राइट का सॉल्यूशन फॉर्म कर लेना है। अब वो सोडियम नाइट्राइट के सॉल्यूशन को बनाने के लिए आपको 7.5 ग्राम सोडियम नाइट्राइट को लेना है और उसको डिस्टिल वाटर में थोड़ा सा ऐड करना है और बाद में आपको 1 लीटर यानी कि पूरा 1000 ml पूरा आपको बना लेना सॉल्यूशन। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको वो ऊपर फिल कर लोगे आप जितना इसमें आएगा ब्यूरेट के अंदर, और रीडिंग इनिशियली आप 0 नोट कर लोगे। इसके बाद आपको ये वाला सॉल्यूशन बनाना है। तो यहाँ पे हमने ले लिया है सल्फानिलमाइड, यानी कि और भी हमारे होते हैं, जैसे ये हमारे एक तो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन के लिए होता है। इसके अलावा एप्लीकेशन में ये सल्फा ग्रुप जो हमारे सल्फानिलमाइड या प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड इन सबको मतलब डिटरमाइन करने में ये हमारी हेल्प करता है। तो नॉर्मली या तो आप यहाँ पे और लिख लो, या तो आप ये ले लो या ये ले लो, इसको आप बेट कर लो और इसके बाद इसको मतलब इस बीकर में यहाँ पे ट्रांसफर कर लो, बीकर में या कॉन्कर फ्लास्क में ट्रांसफर कर लो। इसके बाद इसमें 20 ml आपको HCl मिलाना है और 50 ml करीब आपको डिस्टिल वाटर मिला देना है, ठीक है। और इन सबको आपको 15 डिग्री सेल्सियस तक कूल कर लेना है, ठंडा कर लेना है। इसके बाद आप चाहो तो इसमें 25 ग्राम आप क्रश्ड आइस, थोड़ी सी जो
ठंडी ऐसी भुरभुरी आइस होती है ना, उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो, और जिससे थोड़ा सा मतलब टेम्परेचर इसका डाउन हो जाएगा। उसके बाद बस यहाँ पे डालो कॉन्कर फ्लास्क में और इसकी टाइट्रेशन यहाँ पे शुरू कर दो। टाइट्रेशन आप करोगे यहाँ पे NaNO2 यानी कि सोडियम नाइट्राइट के साथ में, और बस जैसे ही हमारी टाइट्रेशन शुरू हो जाए धीरे धीरे आपको इसके ग्लास रॉड को डिप करके और आपका जो स्टार चार्टर पेपर है उस पर डिप करके आप चेक करते जाओगे। जैसे ही वहाँ पर आपको जो है ब्लू कलर दिख जाएगा, आप समझ जाओगे रिएक्शन या टाइट्रेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इतना सिंपल सा फंडा जो मैंने आपको पहले बताया था। और यहाँ पे 1 ml ऑफ 0.1 N सोडियम नाइट्राइट इज इक्वल टू ये होता है ईच 0.0172 ग्राम। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। एप्लीकेशन मैंने आपको बता दी। तो इसी के साथ हमारा जो यूनिट 3 था फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो और सबको बताओ कि भाई कैसा क्या चल रहा है। बाकी आपको कमेंट सेक्शन में इसकी डेफिनेशन लिख के बतानी है। बाकी अगर कोई भी डाउट्स है आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम किसी और सब्जेक्ट की यूनिट 3 को स्टार्ट करने वाले हैं। तब थैंक यू, टेक केयर एंड आप सभी लोग अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।